आधी दुनिया फतह करने वाला चंगेज खां तकरीबन 800 साल पहले एक मंगोल खाना बदोश ने बुहैरा इसवद से लेकर बहर अल काहिल तक फैली हुई एक वसीआ सल्तनत कायम की। उसका नाम टिमोजन था, जो बाद में पूरी दुनिया में चंगेज खां के नाम से मशहूर हुआ। मंगोलों की खफिया तारीखों में बताया गया है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून का एक लोथड़ा मौजूद था। मकामी लोगों के नज़दीक ये उस बच्चे के अजीम फातिर होने की अलामत थी, लेकिन चंगेज खां के लिए इब्तिदाई जिंदगी आसान न थी। इनके वालिद को दशमनों ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और यूं वो बहुत छोटी उम्र में ही बेसहारा हो गए। खान नाम की वजह से बहुत से लोग उन्हें मुसलमान मानते हैं, जबकि खान दरअसल एक लक़ब है। वो मंगोल थे और शमन प्रस्ती पर यकीन रखते थे, जिसमें आसमान की पूजा करने की रवायत थी। चंगेज खां ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी गरबत में गुजारी, लेकिन फतोहात का जो सिलसिला उसने 50 साल की उम्र में शुरू किया, उसने उसे दुनिया के अजीम फातहीन में शामिल कर दिया। इनकी क़ियादत में मंगोलों ने पूरे चीन, वस्ती एशिया, ईरान, मशरक़ी यूरोप और रूस के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। चंगेज की फ़ौजें ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पोलैंड, वियतनाम, बर्मा, जापान और यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक पहुँच गए। एफ.ए. क्रूज़ अपनी किताब ईपॉक ऑफ मंगोल्स में लिखते हैं कि चंगेज की सल्तनत 12 मिलियन मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, यानी अफ्रीकी बराज़म के बराबर, और शमाली अमेरिका के बराज़म से बड़ा इलाका। इसके मुकाबले में रूमी सल्तनत बहुत छोटी थी। अगर दीगर आलमी फ़ातहीन की कामयाबियों पर नज़र दौड़ाई जाए तो सिकंदर आज़म के पास ऐसी फ़ौज थी जो उसके वालिद फ़िलिप ने बनाई थी। इसी तरह जूलियस सीज़र की रोमी फ़ौजी बर्तरी की 300 साल पुरानी तारीख थी। नेपोलियन इनकलाब फ्रांस के बाद मिलने वाली अवामी हमायत की बदौलत हुकूमत करने के काबिल हुआ। उसके बराकस चंगेज खान को अपनी रवायात खुद ईजाद करनी पड़े और बेशुमार सियासी और समाजी मसाइल से लबरदाज़मा होकर उसने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जगह बनाई। एक नौजवान के तौर पर उसने बाज के साथ परिंदों का शिकार करने का फ़न सीखना शुरू किया। इस वक्त मुस्तकबिल के लीडर के लिए ये एक ज़रूरी हुनर समझा जाता था। चंगेज खान ने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा। 13 साल की उम्र में उसने अपने सौतीले भाई को कत्ल कर दिया। फ्रैंक मैकलेन अपनी किताब चंगेज खां दुनिया को फतह करने वाला इंसान में लिखते हैं कि आतनी छोटी उम्र में कल से पता चलता है कि चंगेज खान फितरी तौर पर बेरहम था। उसने अपनी जवानी में ही मुस्तकबिल के बारे में सोचने की सलाहियत पैदा कर ली थी। वो अपने सौतीले भाई को एक हरीफ समझता था जो जानशीनी का दावी करता था। रफ्ता रफ्ता चंगेज खान ने खुद को एक नौजवान सिपा सालार के तौर पर कायम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी खीमों और लड़ाई में गुजारी। उसके लिए सूल इंतज़ामिया पर तवज्जो देने के लिए बहुत कम वक्त छोड़ा। मशहूर ईरानी मौरिख मनहाज सिराजुज़जानी ने लिखा है कि चंगेज अजीम काबिलियत का मालिक था, जो अपनी फ़ौज के लिए किसी देवता जैसा था। मनहाज सिराज के मुताबिक जब चंगेज खां खुरासान पहुंचा तो उसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। वो लंबा और खूबसूरत था। उसके चेहरे पर बहुत कम बाल थे, जो कि उस वक्त तक सफ़ेद हो चुके थे। इसकी आंखें बली के जिस्म जैसी थीं और उसके जिस्म में बेअंतहा तवानाई थी। चंगेज खां की खामियां चंगेज खां की शख्सियत के बहुत से तारीक पहलू हो सकते हैं, लेकिन अक्सर मौरखीन का ख्याल है कि उसकी सियासी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है। रूसी मौरख जॉर्ज वर्नाडस्की ने अपनी किताब मंगोल्स एंड रशिया में लिखा है कि चंगेज अस्करी हिकमत अमली का बेमिसाल माहिर था। लोगों के जहनों और इंसानी नफ्सियात को पढ़ने की उसकी सलाहियत काबिल ज़िक्र थी। उसका तख़य्युल भी काबिल तारीफ था। चंगेज खां के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इंतहाई मोहतात और मुशाहिदा करने वाला था। चंगेज का ख़तरनाक गुस्सा चंगेज खां अक्सर अपना गुस्सा खो बैठता था। 1220 की दहाई में ट्रांसोक्सियाना को फतह करने के बाद उसने मगरबी एशिया में मुसलमान शहजादों से ख़त व किताब के लिए एक मुतरजम और कलरक की खदमात हासिल की। मनहाज सिराज अपनी किताब तबकात नासरी में लिखते हैं कि चंगेज को जब खबर मिली कि मौसल का शहजादा शाम पर हमला करने वाला है, तो उसने उस कलरक को कहा कि वो मौसल के शहजादे के नाम ख़त में लिखे कि वो ऐसा करने की हिम्मत न करे। लेकिन ख़त लिखने वाले ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिनसे एहतराम की झलक मिलती थी। ये ख़त जब चंगेज खान ने पढ़ा तो वो गुस्से में आ गया और उसने कांपते हुए कहा कि तुम गुदार हो, ये ख़त पढ़कर और भी मगरूर हो जाएगा। चंगेज ने तालियां बजाएं
एक सिपाही को बुलाया और कातिब को कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। जुल्म के साथ सखावत की कहानियां जेकब ईबर्ट अपनी किताब दी हिस्ट्री ऑफ चंगेज खान में लिखते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग औरत ने मंगोलों से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त की। उसने बदले में एक कीमती मोती देने का वादा किया। चंगेज के सिपाहियों ने उससे पूछा कि वो मोती कहाँ है, तो औरत ने कहा कि उसने उसे नगल लिया है। मंगोलों ने सोचा कि शायद दूसरी औरतों ने भी इसी तरह मोती निगल लिया है और उन्हें छिपाने की कोशिश की है, और नतीजतन उन्होंने कीमती मोतियों की तलाश में बहुत सी औरतों के पीठ फाड़ डाले। चंगेज खां अपने निवासों से बहुत प्यार करता था। पॉल राचनियुस की अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार जब उसका एक पुता बामियान के मुहासरे के दौरान मारा गया तो उसने उस इलाके के तमाम लोगों को ज़ब्ह करने का हुक्म दिया, जिनमें जानवर तक शामिल थे। लेकिन उसमें अचानक सखावत दिखाने की भी काबिल जिक्र सलाहियत थी। एक बार जब उसने एक किसान को चलचलाती धूप में पसीना बहाते देखा तो उसके तमाम टैक्स माफ करके उसे मजदूरी से आज़ाद कर दिया। मौरखिन इस बात पर तकरीबन मुत्तफक हैं कि चंगेज खां एक जालिम आदमी था, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे नफ्सियाती मरीज भी कहते हैं। चंगेज खान अक्सर ये जवाब दिया करता था कि उसने हमेशा गुदारों को मारा। वरनादिस की लिखते हैं कि हम किसीवें सदी में जिस बात को जुर्म समझते हैं वो 13वीं सदी में आम थे। जुल्म के लिए उसकी शहरत 16वीं सदी में इंग्लैंड के हेनरी वियर से कम थी। चंगेज खान ने हमेशा दावी किया कि उसकी हथियार डालो या मारे जाओ की पॉलिसी ने हमेशा उसके दुश्मनों को जान बचाने का मौका फराहम किया। कहा जाता है कि चंगेज खान अपनी सल्तनत को वसात देने में इतना मसरूफ था कि वो अपने घोड़े से कभी नहीं उतरा। वो कभी आरामदा बिस्तर पर नहीं सोता था। वो आमतौर पर भूखा रहता था और हर वक्त मौत के खौफ में रहता था। जब चंगेज खां हिंदुस्तान की सरहद से वापस चला गया, चंगेज खां ने 1211 से 1216 तक मंगोलिया से बहुत आगे चीन को फतह करने के अपने मकसद के हुसूल में 5 साल गुजारे। ऐसे में एक वक्त वो भी आया जब जलालुद्दीन का ताक़ुब करते हुए चंगेज खां हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंच गया। चंगेज खां और जलाल अद्दीन की अफवाज के दरमियान आखिरी मार्का दरियाए सनत के किनारे पर हुआ। चंगेज खां ने जलाल की फौज को 3 अतराफ से घेर लिया। इनके पीछे दरियाए सिंध बह रहा था। विल्हेम बार्थोल्ड अपनी किताब टर्किस्तान डाउन टू द मंगोल इन्वेजन में लिखते हैं कि जलाल ने अपनी तमाम कश्तियां तबाह कर दें ताकि उसके सिपाही मैदान जंग से फरार ना हो सकें। चंगेज खां के पास उससे ज्यादा सिपाही थे। जलाल ने चंगेज खां के पहले हमले को पसपा कर दिया। इस जंग को बयान करते हुए मोहम्मद नेसावी लिखते हैं कि जब मंगोलों का दबाव बढ़ने लगा तो जलालुद्दीन ने अपने घोड़े समेत 180 फुट गहरे दरियाए सिंध में छलांग लगा दी और तवील चौड़ाई अबूर करके जलाल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जलालुद्दीन की हिम्मत देखकर चंगेज ने हुक्म दिया कि उसे निशाना न बनाया जाए, लेकिन जलालुद्दीन के अक्सर सिपाहियों को मार डाला गया और जलाल के तमाम बेटों और मर्द रिश्तेदारों को भी मौत की सजा सुनाई गई। जलालुद्दीन वहां से दिल्ली चला गया, लेकिन सुल्तान अतमिश ने मंगोल हमले के खौफ से उसे सरकारी पनाह देने से इनकार कर दिया। जलाल दिल्ली नहीं पहुंचा, लेकिन हिंदुस्तान में ही रहा, यहाँ तक कि चंगेज ने उसका पीछा करने का ख्याल तर्क कर दिया। जब जलाल को यकीन हो गया कि चंगेज खां मंगोलिया वापस चला गया है तो वो समंदरी रास्ते से ईरान पहुंचा। चंगेज खां की माजी की तारीख को देखते हुए ये बात हैरानकुन थी कि उसने जलालुद्दीन का ताक़ब करने का ख्याल तर्क कर दिया और हिंदुस्तान के अंदर अपनी फौज नहीं भेजी। फ्रैंक मैकलीन लिखते हैं कि चंगेज खान ने 2 दस्ते हिंदुस्तान भेजे जिन्होंने दरियाए सनद को अबूर किया और लाहौर और मुल्तान पर हमला किया, लेकिन वो मुल्तान पर कब्जा करने में नाकाम रहे। इनके आगे न बढ़ने की वजह वहां की गर्मी थी, जिसके वो बिल्कुल भी आदी नहीं थे। जॉन मैकलॉड अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने भी जलालुद्दीन को पनाह देने से साफ इनकार करके चंगेज खां को नाराज नहीं किया और उसने हिंदुस्तान में दाखिल होने और जलालुद्दीन का पीछा करने की चंगेज खां की दरख्वास्त पर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। चंगेज को समझ आ गई कि इल्तुतमिश इस मामले पर उससे जंग नहीं करना चाहता। डॉक्टर विंक अपनी किताब स्लेव किंग्स एंड द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की गर्मी चंगेज खान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसीलिए चंगेज खां के जर्नैलों ने वापसी का फैसला किया। घोड़ों और चारे की कमी
चंगेज खां का एक और मसला घोड़ों का था। इब्न बत्तूता ने यह जिक्र किया है कि 10,000 घोड़ों पर मुश्तमिल मंगोल फौज को बड़ी तादादों में चारा और पानी दरकार था। सनद और मिल्तान में पानी तो दस्तयाब था, लेकिन चारा नहीं था। दूसरी बात यह कि इलाके में आली नस्ल के घोड़ों की कमी थी, इसलिए अजाफी घोड़ों का इंतजाम नहीं किया जा सकता था। मजीद बरान, चंगेज खान ने इतनी सरजमीन फतह कर ली थी कि उसके पास इतने फौजी नहीं थे कि उस पर काबू रख सकें। फिर फौजियों की सेहत का मसीला था। फ्रैंक मैकलीन लिखते हैं कि चंगेज खान के बहुत से सिपाही बुखार और खते की बीमारियों का शिकार हो गए। चंगेज खां के पास हिंदुस्तान के जंगलात और पहाड़ों के बारे में दरस्त मालूमात की कमी थी। चंगेज खां एक तोहम परस्त आदमी भी था। उसके सिपाहियों ने एक गींडा देखा जो एक बड़ा शगुन समझा जाता था। चंगेज का आखिरी पैगाम जुलाई 1227 तक चंगेज की सेहत खराब हो रही थी। एक दिन उसने अपने तमाम बेटों और काबिल एतमादो जर्नीलों को अपने पास बुलाया। मंगोलों को बताया गया कि चंगेज खां को बुखार है, लेकिन उसके बस्तर के करीब खड़े लोग जानते थे कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। R.D. थिक्सटन अपनी किताब दी हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में लिखते हैं कि बस्तर मर्ग पर चंगेज खां ने अपने बेटों से कहा कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मैं पूरी दुनिया को फतह नहीं कर सकता, आपको ये काम पूरा करना चाहिए। मैं आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत छोड़ कर जा रहा हूँ, उसकी हिफाजत सिर्फ एक चीज से हो सकती है, आप मुतहद रहें। कुछ उर्से बाद चंगेज उस दुनिया को अलविदा कह गया।